और ये आपके सामने कांग्रेस पड़ी है। नहीं, इसका सबसे उचित और सटीक उदाहरण खुद नरेंद्र मोदी खुद है। नरेंद्र मोदी है। समय के साथ बदला। उनकी उम्र को देखिए और उसके साथ टेक्नोलॉजी को देखिए। इस उम्र के लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं सीख पाएंगे, तो यंगस्टर्स का है। उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को जोड़ा, और जोड़ा ही नहीं, उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल करके और आज उस कुर्सी पे बैठने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान की सबसे ऊपर की है। उन्होंने साबित कर दिया कि मेहनत करने से कुछ भी किया जा सकता है, खाली टारगेटेड अप्रोच चाहिए। आपसे यहाँ पर एक चीज समझना चाहेंगे, जिस तरह से आर्थिक स्थिति चल रही है, जीडीपी लगातार ग्रोथ है, उसका रेट कम होता जा रहा है, ऐसे में समस्याएं बहुत ज्यादा है। किस तरह से नरेंद्र मोदी इसको हल कर पाएंगे, या एक्चुअल स्टेप्स क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को पूरा खत्म कर दिया। हमने अपनी टैक्सेशन पॉलिसी को इस तरह से बनाया कि आज एक इंडस्ट्री 70% से ज्यादा टैक्स देती है। आज आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें 70% टैक्स का एलिमेंट होता है। इस टैक्सेस के बावजूद हम डेफिसिट फाइनेंसिंग में, हमारे पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास तनख्वाहें देने के लिए, सैलरीज के लिए पैसा नहीं है। अपने आप को ग्रो करने के लिए आपको जो सेगमेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो पैसा जहां से आता है, इंडस्ट्री से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, डेयरी से आता है, जहां जहां से पैसा आता है, आपको उन सेक्टर्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में इस बात को कहते रहे हैं, इन मॉडल्स को उठाते रहे हैं। और ताजा ही कल एग्जाम्पल, जो कल एक इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं पता वो कितनी सटीक है, लेकिन आज की अखबारों में छपी कि वाराणसी में अमूल 250 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसी से जीडीपी इंप्रूव होगा, इसी से एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा। इसके साथ आप देखिए कितनी सारी चीजें उस प्लांट के साथ। आप नरेंद्र मोदी की पॉलिसी से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं उनके साथ पूरा इत्तेफाक रखता हूं। आज की डेट में मैंने क्या, पूरा देश उनके साथ इत्तेफाक रखता है। मैं अगर कहूंगा तो अलग कहूंगा, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि वो जो उन्होंने मॉडल दिया। देखिए, नरेंद्र मोदी के लिए एक अपडेट आ रही है। देश के कमान है नरेंद्र मोदी के हाथों में जा रही है। 21 तारीख को नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। ताजा अपडेट, 21 मई को नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे। भारत देश की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में। नरेंद्र मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे। 21 मई को नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की। बहुत बड़ा पद है ये, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को नरेंद्र मोदी कैसे निर्वाह करेंगे, कैसे निभाएंगे, पूरे देश की निगाहें इसी पर टिकी हुई है। मात्र बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है, एकमात्र बीजेपी पार्टी ने। उनके अलायंस की अलग ही बात है। रुझान आ रहे हैं 327 एनडीए अलायंस को सीटें मिली, यानी कि 300 के आंकड़े को पार करने की जो बात कही गई थी वो यहाँ पर पूरी होती हुई, यानी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के कंधों पर है। अमिताभ जी, तो कोई दो राय नहीं है। आपने कहा देश नहीं, पूरी दुनिया की नजर इनके ऊपर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से एक छवि बनी है, मुझे लगता है जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद तीसरा ऐसा कोई नेता है कि, और अब चूंकि दुनिया बदल गई है। इंदिरा जी के समय में अमेरिका भारत को आंख दिखा सकता था, और एक कहीं न कहीं एक हीन भावना के साथ भारत दुनिया में जाता था। आज वो बात नहीं है। आज सब लोग भारत को देख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, मार्केट इकोनॉमी का जमाना है, और अमेरिका हो या कोई भी देश हो, सारे के सारे मल्टीनेशनल कंपनी के से ही जीवित हैं, और उनके लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो वो भी एक कारण है जिसकी वजह से तो केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर है क्या पॉलिसी शिफ्ट करते हैं और किस तरीके से चीजों को लेकर जाते हैं। चाइना के साथ उनकी क्या रणनीति रहेगी, अमेरिका को किस तरीके से वो हैंडल करते हैं, अमेरिका का जो प्रेशर अभी तक 60 साल से हमारे ऊपर रहा है उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के साथ हमारी जो सारी समस्या है, उसकी समस्या की जड़ पाकिस्तान नहीं है, उसकी समस्या की जड़ कहीं न कहीं पश्चिम के देशों में निहित है। ब्रिटेन हो या अमेरिका जिस तरीके से चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तनाव बना रहे, तो मुझे लगता है कि भारत उस लेवल तक पहुंच गया है आज कि जहां से वो अपनी मूलभूत कुछ समस्याओं का समाधान करके और वास्तव में विकसित होने की दिशा में बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि भारत, नरेंद्र मोदी को और भारत को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मौका मिला है। अगर वो भारत को विकासशील से विकसित देश की श्रेणी में ला सकते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल, इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा मौका है नरेंद्र मोदी के लिए। मेरे साथ हरिराम पांडे जुड़े हैं, राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हरिराम जी, स्वागत है आपका A to Z न्यूज में। आपकी पहली प्रतिक्रिया जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है।
नरेंद्र मोदी का जीतना भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक मामला है, क्योंकि 1984 के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला है भारतीय राजनीति में कि किसी एक पार्टी को इतने ज्यादा मत, इतने ज्यादा सीटें मिली हैं। अब लेकिन इन्होंने जो उम्मीदें जगाई हैं उससे बहुत बड़ा संकट भी सामने आ सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी विजय के बाद जनता को इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हो गई हैं। जी हाँ, इन उम्मीदों पर इनको खरा उतरना होगा और इसलिए जरूरी है कि सारे कदम फूंक फूंक कर रखे जाएं। जी। और अगर हम इस बार राजस्थान की बात करें, 25 सीटों पर लीड ले रही है पार्टी। मैं पश्चिम बंगाल में हूँ, राजस्थान में नहीं हूँ। जी चलिए पश्चिम बंगाल की बात कर लें। यहाँ पर बेशक टीएमसी आगे है लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है। हाँ हाँ, हेलो, आप सुनाई नहीं पड़ रही है। मैं आपको कह रही हूँ कि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर टीएमसी बेशक अच्छा करे लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि जो पिछले दिनों में रिफ्ट नजर आ रहा था ममता और मोदी के बीच में, गेन हालांकि मोदी ने कर लिया? हेलो, सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। चलिए लग रहा है कुछ व्यवधान आ रहा है, आवाज भी ठीक तरीके से नहीं आ रही। शुक्रिया आपका हरिराम जी हमसे बात करने के लिए। तो नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक बड़ा कद, बड़ी शख्सियत के तौर पर सामने आ रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के कंधों पर। विनोद जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा सपना है जिसे पूरे करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। आर्थिक विकास के रास्ते पर देश को लाना है। लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से तमाम तरह की ब्याज दर बढ़ते जा रहे हैं, विदेशों में भी जो हमारा कह सकते हैं ऋण है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत को विकास के रास्ते पर आगे लाना, विकासशील देश से विकसित देश बनना कितना मुश्किल हो जाएगा, या क्या कर पाएंगे जो पॉलिसीज के साथ नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, कहीं भी कोई मुश्किल नहीं है, कोई संकट नहीं है। मैं हरिराम जी के साथ भी सहमत नहीं हूं कि ये बहुत बड़ा कोई संकट बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जी। हमें संकट को अपॉर्चुनिटी में बदलना आना चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है। 125 करोड़ के देश में हमारे पास सबसे ज्यादा यूथ है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है। सिर्फ सवाल ये तो उनको चैनलाइज करने का है। अभी तक हम चैनलाइज नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ पश्चिमी देशों का मुंह देखते हैं। अमिताभ जी भी कह रहे थे कि पश्चिमी देश हमको बाजार समझते हैं। दरअसल हम बाजार है नहीं, हम बाजार बना सकते हैं। हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हमारे पास एग्रीकल्चर है, दुनिया की सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर है। सवाल यह है कि आज किसान का बेटा किसान नहीं करना चाहता, इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा उसकी इंडस्ट्री में नहीं रहना चाह रहा, क्योंकि उसकी अपनी समस्याएं हैं। कारण यह है कि जो जो जिस व्यापार को कर रहा है उसके अंदर अपने आप में इतनी समस्याएं हैं। हमें कहीं ना कहीं उन समस्याओं को बहुत आसानी से पॉलिसी डिसीजन के साथ चैनलाइज किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। सवाल ट्रांसपेरेंसी लाने का है, सवाल अकाउंटेबिलिटी लाने का है। वो कहीं मिसिंग थी पिछले 5 साल से, जिसकी वजह से आज कांग्रेस को ये मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस कोई और वजह नहीं, जो पॉलिसीज थी वो इंप्लीमेंट नहीं हुई जी। भले ही वो सिक्योरिटी के नाम पे हो, भले आर्थिक उदारीकरण में हो। आर्थिक उदारीकरण तो था, एफडीआई लेकर आए तो भी तो एप्लीकेशंस नहीं आई हमारे पास। लोगों ने क्यों नहीं हमारे देश में आना चाहा? क्योंकि हम कहीं पे भी इतना ज्यादा हम करप्शन के साथ उलझे हुए हैं कि चीजें डिसाइड होते होते इतना समय ले जाती हैं कि कभी कभी उसका मकसद ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पश्चिमी देशों को ये आदत नहीं है, उनको ऑनलाइन कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं जी। आज ये जो आप चुनाव के नतीजे देख रहे हैं, ये चुनाव के नतीजे बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ अंदर से बता रहे हैं कि हमारा देश चाहता क्या है। इस चाहत की तरफ हम नहीं जा रहे थे अभी तक। हम अपनी तरफ से शासन जो था, जो भी हमारी गवर्नेंस है, हम उसको कानून बना करके थोप देते हैं और हम उसको उम्मीद करते हैं कि वो कानून जो है वो अपना काम कर रहा है। हमने कभी ये देखने की कोशिश नहीं की उसको डिजिटल मोड के अंदर ग्राफ बना करके कि हम कहाँ हैं। हमें 1 साल बाद क्यों पता लगता है कि दिल्ली का रेवेन्यू घट गया जी, क्यों नहीं हमको डे टू डे बेसिस पे आता और क्यों उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती जी। आपको क्या लग रहा है, अगर नरेंद्र मोदी हैं पीएम बनने ही वाले हैं, काफी रूठी फिर से नजर आई सुषमा स्वराज, फिर से रूठी और ये बोलकर खड़ी हो गई कि मैंने बधाई दे दी है नरेंद्र मोदी को, आडवाणी जी को। अमिताभ जी, किस तरह से इस बयान को देखें हम? सुषमा
की ये समस्या है, जनरेशनल शिफ्ट हुआ है। 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो नई परिस्थितियों में अपने को, उनको ऐसा लग रहा है कि हमको जो यंग जनरेशन है वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, हमको वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं वो लोग। जबकि बात यह है कि 18 से और 30 साल तक की जनरेशन के जो लोग हैं उनकी जो एनर्जी लेवल है, उनकी जो थिंकिंग का लेवल है, उसके साथ जो पुराने लोग हैं वो कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं हिस्टोरिकल बैगेज के साथ एक कहीं न कहीं ये भी है ना अमिताभ जी कि सुषमा स्वराज को लग रहा था कि वो भी एक कैंडिडेट हो सकती है पीएम पद की, और तो उनको तवज्जो नहीं दी गई। देखिए, सवाल यह है कि आप जनता की चीजों को भांप नहीं पा रहे हैं। यही बात जैसे जसवंत सिंह ने जो किया, वो केवल और केवल जसवंत सिंह के साथ कोई खराब व्यवहार नहीं हुआ, आडवाणी जी के साथ कोई खराब व्यवहार नहीं हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि वो कोरिलेट नहीं कर पा। आडवाणी जी इस बात के लिए अभी तक नहीं समझ पाए कि 2009 में मैं केवल इसलिए फेल हो गया क्योंकि मेरा एनर्जी लेवल वो नहीं था, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया यंग के साथ। अब उनको लगता है कि मुझको फेल किया गया। इसी तरीके से सबको लगता है कि सिस्टमेटिक तरीके से पुराने लोगों को लगता है लग रहा है अमिताभ जी की नया नवेला आदमी है और एकदम से किसी राज्य का सीएम था और नेशनल लेवल पर आ गया और आज पीएम बनने जा रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी की उम्र भी तो 64 साल की है। नरेंद्र मोदी कोई 25 साल के तो है नहीं। नरेंद्र मोदी 64 साल की उम्र में होके अगर उस तरीके की एनर्जी लेवल ला सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं 18-20 साल के लड़कों के बीच में, आज 18 से 20 साल के पूरे कैंपेन में 18 से 25 साल के नौजवान जो है मोदी 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 पागल हुए हैं, तो क्या मोदी ऐसा तो है नहीं कि उनकी उम्र के हैं उनके साथ डीजे में डांस करते हैं? तो उनके साथ कांग्रेस कह रही है 40 प्लस तो राहुल गांधी, बल्कि राहुल गांधी 44 के होकर नहीं जुड़ पाए और 64। वो सवाल ये नहीं होता कि आप किस उम्र के हैं या आपकी शक्ल कैसी है। वो तो 3 लाख किलोमीटर की अगर यात्रा करते हैं तो एनर्जी लेवल तो यहाँ से अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक दिन में 7 रैली करते हैं और 7 रैली में कोई भी एक भाषण उनका रिपीट नहीं होता दूसरे में। मीडिया तो यही बात है, जब लोगों ने देखा ना कि कुछ न कुछ तो इसके अंदर है। अब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है, उन्होंने अपने अंदर वो डेवलप। मेरा केवल कहने का मतलब है कि ये जो यंग जनरेशन है वो चाहती है आप रोइए मत, आप परफॉर्मेंस करके दिखाइए। अगर आपको लगता है आप मोदी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के सामने आइए। आप रोइए मत कि मुझको पिछाड़ दिया, मुझको कर दिया। गूगल वर्ड के लोग हैं ये, इनको उल्लू नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल। इनको वो यही प्रॉब्लम है, जो जनरेशन की जो प्रॉब्लम आ रही है जो एल्डर्स के साथ, वो यही दिक्कत है। पहले हमारी जनरेशन के लोग पूछने के लिए सिर्फ अपने घर के बड़े हुआ। बिल्कुल। आज हम सवाल पूछने के लिए गूगल पे जाते हैं, 2 मिनट में आपको बता सकते हैं दवा से क्या होगा। देखिए, हमारे जो एडवर्टीजमेंट्स आजकल आते हैं उनसे चीजों को देखिए। आजकल मैं एक एडवर्टीजमेंट देखता हूँ कि वो घर में पेंट नहीं होता तो बाप आके बैठे सब हड़काता है, कहता है तुमने नहीं किया। उसके बाद बेटा जो उसको कहता है कि कुछ सुनते नहीं हो तुम, और वो बेटा बाप चुप हो जाता है। तो ये जो चेंज आया है ना, इसको समझिए। अब इस चीज को लोगों को समझना चाहिए। ये नहीं है कि आप आइसोलेट हो जाइए या अलग थलग हो जाइए, आप अपने को कोरिलेट करिए। अब जैसे मैं देखता हूँ कि कहीं शादी वगैरह में जाइए तो 40-50 साल के एबव के लोग बैठेंगे, तो वो यो हनी सिंह का डांस आएगा तो उसमें कहने बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देने लगेंगे। और मैं देखता हूँ कि अगर हम उनके साथ, मैं हूँ, अगर हम उनके साथ डांस करने लगते हैं तो हमारे साथ वो जुड़ जाते हैं, उनको फिर इससे प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये चीज है ना, आप कुछ उनका जब उनके साथ रिलेट होंगे तब तो अपनी बात समझा पाएंगे। अब आप केवल समझाते ही चले जा रहे हैं। अब हम लोगों की जनरेशन थी तो हम डांट खा लेते थे, अब वाले नहीं डांट खाते हैं, वो आपको भी पलट के कह देते हैं कि पहले अपना देखिए। बिल्कुल। यहाँ पर विनोद जी एक बात आपसे समझना चाहेंगे कि अब तक जो भारत की कंडीशन रही काफी सबमिसिव रही है अलग अलग देशों के साथ, लेकिन शायद अब वो भारत कंडीशन में नजर आ रहा है कि कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की बात सोच भी रहा है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी, हालांकि जब तो चुनाव जीते भी नहीं थे उस दौरान अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई कि हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, हम आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में जबकि अब रिजल्ट आ चुका है, क्या लग रहा है भारत के मजबूत दोस्त कौन हो सकते हैं और कहां पर कुछ खामी अभी भी रह सकती है? देखिए, ऐसा है, आंखें दिखा के चलने वाला समय समाप्त हो गया है जी। ये समय है आज आंख से आंख मिलाकर के बात तो की जा सकती है। व्यापार करने के लिए दोनों पक्षों का बराबर बैठ करके एक दूसरे की शर्तों पर तो काम किया जा सकता है। आप आज किसी को डांट करके धमका करके कोई काम नहीं करा सकते। आज सब जगह इसी तरह का लोकतंत्र है और अमेरिका ने इसको ओबामा को राष्ट्रपति बनाकर साबित किया है जी बिल्कुल कि ये संभव ही नहीं है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो जहां तक दोस्त और दुश्मनों की बात है, आज भी हम वापस उसी इरा में हैं
कि इंडिया पाकिस्तान दुश्मन है, जबकि ऐसा नहीं है। आज पाकिस्तान के साथ भी व्यापार किया जा सकता है। पाकिस्तान भी हमको मोस्ट फेवर्ड नेशन देने के लिए पार्लियामेंट में अपने एक प्रस्ताव लेकर आता है। ऐसा है, देखिए आज कोई भी व्यक्ति, इस जनरेशन का लोग, कोई लड़ना नहीं चाहता जी। सभी के पास अपने पास इतना काम है कि उसी के साथ वो जीना चाहते हैं। सब जानते